स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। पिछली बार हमने कैश फ्लो का इंट्रोडक्शन समझ लिया था। हमने ये समझ लिया था कि बिजनेस में 5 तरह की एक्टिविटी होती हैं और कैश फ्लो बनाते समय मेनली हम 3 एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं और वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ है वो तो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो एक्टिविटीज़ में फिक्स्ड असेट्स को आप परचेज करेंगे या सेल करेंगे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जहाँ पे भी शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लोन इस तरह की बातें होंगी तो वो होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब अपन एक क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है जिसमें शालू लिमिटेड दे रखा है और शालू लिमिटेड का कैश देखिए पहले 8 था और अभी 10 है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये 2000 इंक्रीज़ हुआ तो कैसे हुआ, और ये क्यों जानना चाहते हैं क्योंकि इस तरफ देखिए, इस तरफ P&L पहले 4000 था और इधर 10,000 है। यानी यहाँ से इंडिकेशन मिलता है कि हमने 6000 रुपये कमाया, लेकिन यहाँ से इंडिकेशन मिलता है कि हमारा 2000 रुपये ही इंक्रीज़ हुआ। तो जनरली हमें क्या लगता है, हम जितना कमाएंगे उतना हमारा कैश बढ़ेगा, लेकिन ऐसा यहाँ हो नहीं रहा। तो अब हम सर्च करना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, बाय द वे अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख के आइए, और अगर आपको कैश फ्लो की थोड़ी समझ ऑलरेडी है तो फिर आप आराम से इस वीडियो को देखते रहिए। हम कैश फ्लो में अपने स्टेटमेंट को 3 हिस्सों में सेग्रीगेट करते हैं। पहले हिस्से में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, दूसरे हिस्से में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, और फाइनली हम फाइनेंस एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। एक बात और गौर कीजिएगा, क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, एक जिसमें बैलेंस शीट हो और एक जिसमें बैलेंस शीट के साथ साथ एडजस्टमेंट हो। अगर एडजस्टमेंट है तो पहले आप उसे डील करेंगे, जैसे अ मशीन कॉस्टिंग 40,000 हैविंग बुक वैल्यू 25,000 वाज सोल्ड फॉर 35,000। इनका ये कहना है कि इनके पास एक मशीन थी, वो बेसिकली 40,000 की थी, 40,000 की थी, लेकिन डेप्रीसिएशन की वजह से उसकी जो प्रेजेंट बुक वैल्यू है वो थी 25,000। यानी डेप्रीसिएशन लगा कर उसकी वैल्यू 25 रह गई और हमने उसे 35 में सेल किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब 2 बातें हमारी नॉलेज में आई। फर्स्ट कि हमने मशीन को सेल किया। मशीन को सेल करना किस तरह की एक्टिविटी है? ऑब्वियस है कि ये रूटीन एक्टिविटी तो नहीं है। मशीन सेल होती है लेकिन ये रोज रोज नहीं होता। तो आपको यहाँ जाके लिखना है मशीन सोल्ड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके आपको 35,000 प्लस करना है। दूसरी बात, मशीन को सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ होगा वो आपका P&L में गया होगा, P&L के CR साइड गया होगा, उससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा। मशीन सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ वो P&L में चला गया और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो हम उसे लेस करेंगे क्योंकि हम ऑपरेटिंग रिजल्ट चाहते हैं। ऑपरेटिंग रिजल्ट चाहते हैं। ये जो एक्टिविटी है ये नॉन ऑपरेटिंग है। कुल मिला के आपको 10,000 को लेस करना है। ये 10,000 मैंने लेस किया। लेस करते समय मैंने रीज़न दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं हुआ था, प्रॉफिट हुआ भी था, हमने P&L में लिखा भी था, लेकिन कैश फ्लो बनाने के पर्पस से ये हमारा ऑर्डिनरी प्रॉफिट नहीं है, इसे हम रिड्यूस कर देंगे। ये 10,000 मैंने ब्रैकेट कर दिया। इतने भर पे बात ख़त्म नहीं होती, आपको 2 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। पहली, आपने यहाँ पे मशीन को सेल किया। मशीन को सेल किया तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट DR टू मशीन। जब भी आपने सेल किया होगा तो ये एंट्री बनी होगी, और ये एंट्री आपकी बनी 35,000 से। और एक और एंट्री बनी होगी जिसमें आपका P&L क्रेडिट हुआ होगा और मशीन डेबिट हुआ होगा। दूसरी एंट्री बनी होगी मशीन टू P&L, मशीन टू P&L, और ये एंट्री बेटा आपकी हुई होगी 10,000 रुपये से। अब हम मशीन अकाउंट बनाएंगे। मशीन अकाउंट बनाएंगे और इस मशीन अकाउंट में चेंज को समझना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 120,000 था और यहाँ पे 82,500 है, तो ये कमी का रीज़न क्या है, हम इस रीज़न को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। मशीन एक असेट DR होता है,
तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, टू बैलेंस BD एट स्टार्टिंग मशीन 120,000 पे थी, बाय CD क्लोजिंग वैल्यू 82,500। ओके, अब ये एंट्री है कैश टू मशीन, तो यहाँ पे मशीन के CR में पोस्टिंग होगी बाय कैश 35,000। मशीन टू P&L, तो मशीन के DR पे पोस्टिंग होगी टू P&L। अब देखो यहाँ पे टोटल हो रहा है 130,000 और यहाँ पे टोटल हो रहा है 1,17,500, तो दोनों में जो गैप है वो गैप है 12,500 और ये गैप आपका डेप्रीसिएशन रहा होगा। क्यों रहा होगा मैं बताऊंगा। यहाँ पे बेटा मैंने लिखा बाय डेप्रीसिएशन, तो यहाँ से एक एंट्री निकल के आई आपकी डेप्रीसिएशन टू मशीन कि सर इतना हमें समझ नहीं आ रहा है। देखो मशीन की वैल्यू 120,000 से 82,500 हो गई। हाँ सर, इसकी वैल्यू में 37,500 की गिरावट हुई। हाँ सर, मशीन में गिरावट दो रीज़न से होती है, या तो सेल या डेप्रीसिएशन। असेट की वैल्यू में दो ही रीज़न से गिरावट होती है, या तो सेल या डेप्रीसिएशन। अगर हम बात करें सेल की, तो हमने जो सेल किया है वो तो 25,000 का है। हमने जो मशीन है वो जो सेल की है उसकी वैल्यू तो 25,000 है, लेकिन यहाँ पे जो गैप है वो ज़्यादा है, तो बाकी का गैप है डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन का हमें एडजस्टमेंट करना होगा। क्यों एडजस्टमेंट करना होगा? क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। तो डेप्रीसिएशन ने क्या किया होगा, हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस किया होगा, और रिड्यूस किया होगा तो हम उसे वापस प्लस करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने प्लस किया और मैंने डेप्रीसिएशन को वापस से ऐड बैक किया। ठीक है, बताते समय क्या बताया जाएगा कि डेप्रीसिएशन जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, उसने हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस किया। उसने कैश पे प्रेशर नहीं डाला, उसने हमारे प्रॉफिट पे प्रेशर डाल के उसे रिड्यूस किया, तो हम उसे वापस से प्लस करेंगे। तो एक एडजस्टमेंट में आपका बहुत समय लग गया, लेकिन अब क्वेश्चन बिल्कुल रूटीन है। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग 150,000 से 220,000 हो गया, तो यानी इंक्रीज हुआ। तो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज कैसे होगा? हमने परचेज किया, तो परचेज किया तो यहाँ आके लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड। यहाँ पे 70,000 रुपया ब्रैकेट, सब ब्रैकेट मतलब 70,000 रुपया हमारा गया। हमने लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज किया, हमारा पैसा गया। मशीन की वैल्यू में कमी आई, इसके दो ही प्रोबेबल रीज़न थे, या तो सेल हुआ होगा या डेप्रीसिएशन लगा होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने सेल भी समझ लिया और डेप्रीसिएशन भी समझ लिया। आगे है स्टॉक। स्टॉक में कमी आई है, स्टॉक में यानी आपके करंट एसेट्स में कमी आई है। देखिए, आप पहले ही समझ लीजिए, अगर आपका करंट एसेट्स ऊपर गया तो आपका कैश जाएगा। अगर आपका करंट एसेट बढ़ जाता है तो उस चक्कर में आपका कैश जाएगा, और अगर आपका करंट एसेट्स नीचे आता है तो उस चक्कर में आपके पास कैश आएगा। ठीक है सर, तो स्टॉक गया है नीचे तो हमारे पास पैसा आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिक्रीज इन स्टॉक। आप इसका कभी तो रीज़न समझ जाएंगे और कभी रीज़न एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। जैसे अभी मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने स्टॉक को सेल किया, तो इनका पैसा आया। आगे और है डेटर इंक्रीज हो गया। असेट अगर इंक्रीज हो गया तो कैश जाएगा, तो आपको यहाँ लिखना है इंक्रीज इन डेटर्स में इंक्रीज हो गया और आपका पैसा चला गया, 10,000 चला गया वापस। कैश, हम सर्च ये कर रहे हैं कि कैश चेंज क्यों हुआ, इसको हम नीचे नोट करेंगे। यहाँ लास्ट लाइन में नोट करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले हमारे पास कैश के नाम पे 8,000 था, अभी हमारे पास 10,000 है, तो 2,000 का चेंज क्यों आया, हम यही ढूंढ रहे हैं कि 2,000 का चेंज क्यों आया।
चलिए बी आर एक असेट है, करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स ऊपर गया तो करंट एसेट्स ऊपर गया तो आपका पैसा जाएगा। इंक्रीज इन बी आर इंक्रीज हुआ, उस चक्कर में आपका 5,000 रुपया जाएगा। फिर देख लीजिए आपका करंट एसेट्स ऊपर गया तो आपका कैश माइनस हो जाएगा, और अगर आपका करंट एसेट नीचे गया तो आपके पास कैश प्लस हो जाएगा। या तो आपको याद करना पड़ेगा या आपको एक कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। और बात कर लेते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पहले से ज़्यादा है। इट वेरी सिंपल कि हमने इशू किया होगा, तो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके बेटा लिखना है इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कैपिटल यूँ तो इंक्रीज नहीं होगा, हमने ज़रूर इशू किया होगा, तो 50,000 रुपी इशू ऑफ शेयर कैपिटल। क्रेडिटर्स इज अ करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो आपके पास पैसा आएगा, तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पे पैसा आएगा। इंक्रीज इन क्रेडिटर, इसका मैं रीजंस बता सकता हूँ कि हमने इनसे उधार लिया है। आपका मन करेगा कि सर हमने इनसे गुड्स उधार लिया होगा, आप वहाँ तक मत जाओ भले। इस कैश फ्लो के पर्पज से आप समझो कि हमने उनसे कैश उधार ले लिया, या यूँ समझ लो कि माल उधार ले लिया फिर उसको सेल कर दिया तो भी पैसा आएगा। लोन फ्रॉम बैंक लोन में कमी आई है, इसका मतलब हमने लोन रीपेमेंट किया है, लोन में कमी आई है, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन। बिजनेस के अंदर जो भी हुआ है, यहाँ पे सर माइनस क्यों लिखा? क्योंकि लोन चुकाने के चक्कर में पैसा हमारा गया। लोन चुका देना अच्छी बात है, पर उस चक्कर में हमारा कैश गया। और प्रॉफिट एंड लॉस पहले से ज़्यादा है, यानी हमने 6,000 कमाया है। ये हमारा बुक प्रॉफिट है, ये जो आप देख रहे हैं ना सर, ये हमारा बुक प्रॉफिट है। लेकिन बुक प्रॉफिट कैश प्रॉफिट के बराबर नहीं होता। बुक प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट अलग अलग होते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा बेटा नेट प्रॉफिट एज पर P&L 6,000 रुपये। ये जो हम कैश फ्लो बना रहे हैं, ये कैश फ्लो बनाने का इनडायरेक्ट तरीका है। ओके, अब 6 और 12 18, 18 में 10 गया 8,500, 8 और 8 16 17, 17 और 20 37, 37 में से 15 गया तो आपका बचा 22। तो आपका पहला नतीजा आ रहा है 22,000 पॉजिटिव, दूसरा नतीजा आ रहा है 35,000 नेगेटिव, तीसरा नतीजा आ रहा है 15,000 पॉजिटिव। तो अभी मैं बताता हूं आपको, मेरे पास ओ से 22,000 आया, एफ से मेरे पास 15,000 आया, और आई के चक्कर में मेरा पैसा 35,000 गया। तो मेरा 2,000 का ग्रोथ होगा कैश के मामले में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पैसा जनरेट हुआ, यानी हमने जो बिज़नेस किया है उसमें हमने पैसा फंसाया नहीं है, उससे पैसा हमने जनरेट किया है। पैसा सर जनरेट कैसे होता है? स्टॉक को सेल करने से, डेटर से कलेक्शन करने से, बीआर को मैच्योर कराकर, ग्राहकों को सस्ता माल महंगा बेचकर, इस तरह से क्रेडिटर से उधार लेकर, इस तरह से कैश जनरेट होता है। आना जाना लगा रहा, इतना कैश 22,000 हमारा जनरेट हुआ। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा 35,000 चला गया। ऑल्दो मशीन को सेल करने से पैसा आया था, लेकिन हमने अच्छा खासा पैसा लैंड एंड बिल्डिंग में लगा दिया तो हमारा पैसा चला गया। इसी तरह शेयर इशू करने से पैसा आया और लोन चुकाने में पैसा चला गया, तो पैसा आता जाता रहा। नेट अगर बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पैसा आया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से पैसा आया है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा गया है। तो हमारी जो नेट ग्रोथ है वो 2,000 है। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़। आपका टोटल 2,000 जनरेट हुआ है। तो हम इस बात को बता पाए कि पहले कैश 8,000 था और अभी अगर 10,000 है तो ऐसा क्यों है। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन के साथ अगर एडजस्टमेंट हो तो फर्स्ट यू शुड सॉल्व एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ये घटना हो चुकी है, जैसे मशीन को इन्होंने सेल किया
तो दो चीज़ें बहुत ऑब्वियस है, मशीन सेल करेंगे तो कैश आएगा और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। दूसरी बात, प्रॉफिट या लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट या लॉस होगा तो P&L में गया होगा। वेल अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो P&L में बढ़ गया होगा तो हम उसे माइनस करेंगे, और अगर लॉस हुआ था तो P&L पे प्रेशर आया था तो हम उसे वापस ऐड करेंगे। यही एक चीज़ है जो थोड़ी तुम्हें कम समझ आएगी, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चंस करते करते समझोगे और एक आध बार आपका सेंस डेवलप हो गया कि ये तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और एक आखिरी बार मैं बोलूँगा, असेट की वैल्यू रिड्यूस होने के दो ही रीज़न होते हैं, या तो सेल ऑफ असेट्स या डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। तो सेल हमें पता था, तो बाकी का जो रीज़न है वो डेप्रिसिएशन है। आप ऐसे ग्राफिकली भी बता सकते हो, और आप चाहें तो मशीन अकाउंट बना के बता सकते हैं। इसमें ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन होता है तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। चलिए ओके, कैश फ्लो पे अब अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप देखेंगे जितने क्वेश्चन होते जाएंगे ना, आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो दो बैलेंस शीट दे रखी है, एक है 31 मार्च 2018 की और एक 2019 की। 18 और 19 के बैलेंस शीट्स गिवन है। नीचे एडजस्टमेंट है, पहले हमेशा एडजस्टमेंट देखना चाहिए, उनको डील करना चाहिए। नीचे लिखा है डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर ऑन प्लांट एंड मशीनरी। इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगाया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ इन्होंने डेप्रीसिएशन दिया टू प्लांट एंड मशीन। एक एंट्री तो ये लिखी होगी, हाँ सर डेप्रीसिएशन की एंट्री लिखी होगी। उसके बाद आप जानते हैं कि अकाउंट्स राइट ऑफ किए जाते हैं, तो उन्होंने अगली एंट्री में डेप्रीसिएशन को नीचे लिखा होगा और P&L को ऊपर लिखा होगा। हाँ सर, इसका मतलब ये है कि इन्होंने प्रॉफिट्स पे प्रेशर डाला, इस आइटम ने प्रॉफिट पे प्रेशर डाला। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये एक नॉन कैश आइटम है। जब भी एक नॉन कैश आइटम प्रॉफिट पे प्रेशर डालेगी, हम उसको ऐड बैक करेंगे। बस यही रूल है, इनडायरेक्ट मेथड का यही रूल है कि अगर कोई नॉन कैश एक्सपेंस अगर कोई नॉन कैश आइटम अगर आपके प्रॉफिट पे प्रेशर डालेगी तो हम उसे ऐड बैक करेंगे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाते समय मैं इस डेप्रीसिएशन को ऐड बैक करूँगा, और इसका रियल रीज़न ये है कि बुक्स में शो हुआ कि पैसा खर्च हुआ, बट पैसा एक्चुअली हमारे पास ही है, पैसा खर्च कहीं नहीं हुआ। बुक्स में शो जरूर हुआ डेप्रीसिएशन, पर रियल में वो पैसा हमारे पास है, दैट्स वाई हमें इसको ऐड बैक करना होता है। ये 8,000 रुपये, ठीक है। आपको थोड़ा समझ आया, थोड़ा नहीं, लेकिन अब यहाँ से आप ये समझिए कि आपको एक प्लांट अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो बेटा, ये मैंने प्लांट अकाउंट बनाया। प्लांट अकाउंट ये वाला, इसका डेबिट नेचर होता है। असेट साइड की हर एक आइटम का डेबिट नेचर होता है। तो मैंने यहाँ लिखा टू बैलेंस BD, और ये लिखा मैंने 50,000, और यहाँ लिखा बेटा मैंने बाय बैलेंस CD, ये लिखा मैंने 92,000। तो यहाँ पे कितना 50, यहाँ कितना 92, और मिड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर ये एंट्री हुई होगी जिसकी एंट्री है डेप्रीसिएशन टू प्लांट। तो प्लांट में गया होगा बाय डेप्रीसिएशन। इससे क्या होता है, आपके पास एक मिसिंग फिगर आ जाएगा। जैसे यहाँ का टोटल हो रहा है 1 लाख रुपया, और यहाँ पे गैप आ रहा है 50,000 रुपये। यहाँ पे जरूर टू कैश रहा होगा। इस क्वेश्चन में हमने जरूर प्लांट परचेज किया होगा। मैंने इस एंट्री को रीड किया, प्लांट अकाउंट DR टू कैश, यानी प्लांट परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। बाय द वे, अगर आपने एक्टिविटीज़ में आप कंफ्यूज होते हैं तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन किया था। प्लांट परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, इसमें हमारा 50,000 गया है। अब आप एडजस्टमेंट का इंपॉर्टेंस समझिए। देखिए, प्लांट 50 से 92 हो गया, यानी प्लांट इंक्रीज हो गया। प्लांट इंक्रीज हो गया तो मैंने परचेज किया होगा, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट यहां देखता तो मुझे लगता कि मैंने 42 का परचेज किया होगा। लेकिन इस एडजस्टमेंट को डील करने के बाद मुझे समझ में आता है कि रियल में मैंने प्लांट
50,000 का परचेज़ किया था। और जो होशियार बच्चे हैं, जो कहानी बना सकते हैं, वो जानते हैं कि 50 का प्लांट था, 50 का हमने परचेज़ किया, 1 लाख में से डेप्रिसिएशन लग गया, इसलिए ये हमें 92,000 दिखाई दे रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक तो हमें डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना है, हाँ सर, और एक हमें प्लांट अकाउंट बनाकर परचेज या सेल्स पता करना है, जैसे इस क्वेश्चन में हमने परचेज पता कर ली। ओके, आइए आगे। लोन वाज टेकन ऑन 30 सितंबर 2018। इस क्वेश्चन में बता रहे हैं हमने लोन लिया है और लोन लेने की तारीख बता रखी है। गौर कीजिएगा, यहाँ पे लोन नहीं था और यहाँ पे लोन है, इसका मतलब इन लोगों ने लोन लिया। क्वेश्चन खुद भी एडमिट करता है, नहीं तो हम समझ जाते कि लोन लिया है, और लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाइए और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बिंदास लिखिए लोन टेकन। सर आप यहाँ पे लोन टेकन लिख दीजिए 40,000 रुपये। अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि इन्होंने लोन जो लिया है वो लिया है सितंबर के एंड में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट। लोन लेने के बाद 6 महीने का इंटरेस्ट हमने पे किया होगा तो हमारा कैश गया होगा। हमने इस तरह की एंट्री पास की होगी, इंटरेस्ट डेबिट टू कैश। देखिए 40,000 का 8%, 40,000 का 8%, लेकिन 6 महीने के लिए, तो ये आपका आएगा सर 1,600 रुपया। तो हमने 1,600 रुपये इंटरेस्ट पे किया होगा। इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट सामने आ गया है। इंटरेस्ट पेमेंट हमने किया है 1,600 का, इसमें हमारा 1,600 रुपये गया है। और इससे इंटरेस्टिंग तो ये है कि इस इंटरेस्ट को हमने राइट ऑफ किया होगा। राइट ऑफ करते समय इंटरेस्ट नीचे गया होगा, ऊपर P&L आया होगा, यानी इस एंट्री ने भी प्रॉफिट्स पे प्रेशर डाला और इसका भी एडजस्टमेंट होगा। व्हाई? बिकॉज इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमेशा याद कीजिएगा, कैश फ्लो बनाते समय 2 एक्टिविटीज को एड बैक एडजस्ट किया जाता है। फर्स्ट इज नॉन कैश एंड सेकंड इज नॉन ऑपरेटिंग। और इस आइटम ने भी हमारे प्रॉफिट को प्रेशराइज किया, हमारे प्रॉफिट नीचे चले गए, तो हम इसे वापस जोड़ेंगे, ऐड बैक करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यही मैं कह रहा था कि जैसे जैसे क्वेश्चन में आप ये बार बार सुनेंगे तो आपको आदत पक्की सी पड़ जाएगी। अभी के लिए मैंने इंटरेस्ट के साथ 2 एडजस्टमेंट किए। पहला, इंटरेस्ट का पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और इस वजह से जो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे प्रेशर आता है उसको हमने एडजस्ट किया, ऐड बैक किया। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब बारी बारी से हम बची हुई चीज़ें देखते हैं। प्लांट एंड मशीन को हम समझ चुके। स्टॉक, अब जैसे स्टॉक, डेटर, कैश, प्रीपेड, ये सब है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के लिए सिंपली मैंने पिछले वीडियो में भी रूल बताया, फिर बताता हूँ। अगर करंट एसेट्स ऊपर गया, सिंपली समझिए, अगर करंट एसेट्स ऊपर गया तो हमारा पैसा जाएगा। तो जैसे हमारा स्टॉक ऊपर गया तो हमारा पैसा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जाएगा का सिंबल लगाया, ब्रैकेट साइन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंक्रीज इन स्टॉक। अभी मैं बहुत ज़्यादा परफॉर्मा फॉलो नहीं कर रहा, बेसिकली मैं समझाना चाहता हूँ कि प्लस या माइनस। इसे समझा भी सकते हैं कि स्टॉक इंक्रीज हो गया, यानी स्टॉक हमने परचेज किया, स्टॉक परचेज किया तो पैसा चला गया। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आता तो यू जस्ट रिमेंबर कि करंट एसेट्स इंक्रीज होगा तो पैसा जाएगा। वन मोर टाइम, डेटर इंक्रीज, डेटर इंक्रीज, यहाँ पे आपको लिखना है वर्डिंग इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन डेटर्स, और 15,000 इंक्रीज हुए हैं तो आपका पैसा गया। आप इसे यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने लोगों को उधार दिया, उस चक्कर में पैसा गया। कैश, कैश आपको नीचे नोटिस करना है, आपको बिल्कुल बॉटम लाइन में जाके लिखना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको पहले तो ओपनिंग बैलेंस नोट डाउन करना है विच इज 20,000। उसके नीचे आपको लिखना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हम क्या फिगर आउट करना चाहते हैं, क्या पता करना चाहते हैं कि कैश हमारा 20 से 24 कैसे हो गया। इस पूरे कैश फ्लो का पर्पस यही है कि हमारा कैश इंक्रीज कैसे हो गया। तो अभी हम थोड़ी देर में बताने वाले हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी करंट एसेट्स है, इसमें भी इंक्रीज है, इसमें भी पैसा जाएगा। आपको लिखना है इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस
बैक टू बैक इसमें भी आपका सर पैसा जाएगा। चलिए जी, ये सब हो गया, 2000 जाएगा। डिफरेंस, आपको दोनों तरफ के डिफरेंसेस लेने होते हैं, ठीक है। अब आ जाइए इधर, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया है, शेयर कैपिटल हमने इशू किया होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आके आपको लिखना है बेटा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हुआ है, हमारे पास डेफिनेट पैसा आया होगा। इसके बाद टैक्स प्रोविजन है, टैक्स प्रोविजन में ये है कि ये है ओल्ड टैक्स प्रोविजन, ये है न्यू टैक्स प्रोविजन। तो ओल्ड टैक्स है, इसका हम पेमेंट करेंगे, जो पुराना टैक्स होता है उसका हम पेमेंट करते हैं। मैंने यहाँ माइनस किया, पेमेंट ऑफ टैक्स हमारा 1000 रुपये गया। और ये जो नया प्रोविज़न है, ये जो नया प्रोविज़न है इसको ऐड बैक करेंगे, और मैंने इसे ऐड बैक किया प्रोविज़न फॉर टैक्स। तो मैंने बिना समझाए आपको कह दिया कि आपको पुराना टैक्स तो पे करना है और नए टैक्स को आपको ऐड बैक करना है। इस 3000 के लिए इन्होंने P&L टू प्रोविज़न फॉर टैक्स ऐसी एंट्री बनाई होगी। जिन लोगों की जनरल बहुत अच्छी है, 3000 का प्रोविज़न बनाते समय ये एंट्री बनी होगी, और इस एंट्री ने भी प्रॉफिट पे को प्रेशराइज किया है, और ये एंट्री भी नॉन कैश एंट्री है। तो एक नॉन कैश एंट्री जब भी प्रॉफिट को प्रेशराइज करती है तो उसका एडजस्टमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, ये P&L है, P&L में पहले से ज़्यादा फिगर है, मतलब हमने प्रॉफिट कमाया है। आपको पहली लाइन में जाके लिखना है नेट प्रॉफिट एज पर P&L। इतना प्रॉफिट हमने कमाया है, ये बात हम P&L को देख के कह सकते हैं। बाय द वे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये हमें अब याद आया है कि हम बना क्या रहे हैं। लास्ट आइटम है क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो पैसा आएगा। तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है, पैसा आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा इंक्रीज इन क्रेडिटर, ठीक है, इंक्रीज इन क्रेडिटर 23,000। अब एक बार के लिए जब आप सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, सारी आइटम को जहाँ जहाँ ठिकाने लगाना था लगा लेते हैं, अब आपको रिजल्ट निकालने हैं। जैसे 3 और 3 6 और 8 14,000, 14 और 23 37,000। तो आपके पास 37,000 तो है प्लस में, और 1600 और भी है। 3 3 6 और 8 14, 15 और 23 38,600। तो 38,600 तो है प्लस में। 1 3 18 43, 43,000 है माइनस में। नेट रिजल्ट है 4400। तो ये पहला रिजल्ट नेगेटिव है, ठीक है सर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव रिजल्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव रिजल्ट, और ये वाली एक्टिविटी 20 और 40 60,000 में से 1600 काट के आपका बचा 58,400। तो अब फाइनल समरी देख लीजिए। आपका ऑपरेटिंग कहता है पैसा गया, आपका इन्वेस्टिंग कहता है पैसा गया, और आपका फाइनेंसिंग कहता है पैसा आया। तो 4,000 रुपये का कैश जनरेट हुआ। देखिए, इन दोनों एक्टिविटीज़ में पैसा गया और यहाँ से पैसा आया, तो आपका नेट इतना जनरेट हुआ। तो आपको लिखना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़। ओवरऑल तो नतीजा 4,000 आना ही था, वो 4,000 हमें पता चल गया कि 4,000 कैसे आया, ठीक है। मैं इसका क्विक रिकैप करता हूँ। आपको क्या करना, अगर क्वेश्चन कैश फ्लो का है, सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट रीड करने, जैसे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट एक तो जोड़ा जाएगा, और उस डेप्रिसिएशन की मदद से आपको प्लांट का या असेट का अकाउंट बनाना रहेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है, जैसे लोन लिया है और लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और इसका भी ऊपर जाके एडजस्टमेंट होगा। नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद आपको बारी बारी से एक एक आइटम को स्कैन करना है 1 बाय 1। पहले असेट साइड, लायबिलिटी साइड। करंट असेट्स ऊपर जाएगा
तो मतलब हमने करंट एसेट्स पे खर्चा किया तो आपका पेमेंट यानी कैश गया। और अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा इसका मतलब है हमने उधार लिया तो हमारे पास कैश आएगा। तो इस तरह से कैश का आना और कैश का जाना समझा जाता है। 2 रूल इससे और आप बना सकते हैं, बन ही जाएंगे, ठीक है। टैक्स में ऐसा है कि जो पुराना टैक्स है उसका आप पेमेंट करेंगे और जो नया टैक्स है उसको आप एडजस्ट करेंगे। आखिर में आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग की समरी निकालनी है, रिजल्ट निकालने हैं और अपना आंसर मैच कर लेना है। चलिए ठीक है, वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को जिन साथियों को शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। आगे वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।